नमस्कार मित्रों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। देखिए साथियों, रीट में अपने एक टॉपिक लगता है जिसका नाम है मापन और मूल्यांकन। तो इस टॉपिक में से हर बार रीट में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज का अपना ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है और इसी टॉपिक में से आपको 50 प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। अपना प्रश्न इस प्रकार से है, छात्रों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? छात्रों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? 4 विकल्प आपके समक्ष, देखिए, पढ़िए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए, छात्रों का अध्ययन करने का सबसे सर्वोत्तम साधन हो जाएगा अपने विकल्प नंबर 3, संचयी आलेख प्रपत्र। अगला प्रश्न अपना आता है, मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूप्रिंट क्यों तैयार करते हैं? जब मूल्यांकन करते हैं तो हम ब्लूप्रिंट क्यों तैयार करते हैं, किस लिए करते हैं ब्लूप्रिंट को तैयार? 4 विकल्पों को पढ़िए और जवाब आपके कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट में जवाब देने हैं आपको। और कितना स्कोर हुआ, यानी कि कुल 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न की सही किए हैं, वो भी आपको कमेंट में करना है। इससे क्या होगा, आपका मूल्यांकन हो जाएगा, आपका खुद का मूल्यांकन हो जाएगा कि हमने कितना सीखा है, कितना हमने ग्रहण किया है। देखिए, द्वितीय प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, यानी कि प्रश्न पत्र निर्माण की योजना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट को तैयार करते हैं। अपना अगला प्रश्न आता है, पढ़ाने के बाद पुनरावर्ती प्रश्न किए जाते हैं। पढ़ाने के बाद पुनरावर्ती प्रश्न किस लिए किए जाते हैं? ज्ञान प्रदान करने के लिए, विषय वस्तु को समझने के लिए, प्राप्त ज्ञान के अनुप्रयोग के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, प्राप्त ज्ञान के अनुप्रयोग के लिए हम पुनरावर्ती प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आता है, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षण की प्रक्रिया में मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? पाठ्यक्रम के सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, शिक्षण कार्य में सुधार के लिए, या फिर उपयुक्त सभी कार्यों के लिए? बताइए। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, इन सभी कार्यों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया विद्यार्थी को देती है। क्या देती है मूल्यांकन की प्रक्रिया विद्यार्थी को? श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा, सोच समझकर कार्य करने की प्रेरणा, स्वयं कार्य करने की प्रेरणा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो विद्यार्थियों को श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। प्रश्न है अपना, मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। तो देखिए, मूल्यांकन के द्वारा किस बात का अपने को पता चलता है? विकल्प है अपने पास, विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन का, विद्यार्थी की विषय विशेष में स्थिति का, तीसरा विकल्प आता है अपने विद्यार्थी के सामाजिक व आर्थिक विकास का, और चौथा विकल्प है विद्यार्थी के सामाजिक स्तर का। तो बताइए जवाब क्या होना चाहिए इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने विकल्प नंबर 1, विद्यार्थी के व्यवहार का पता चलता है किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा। अगला प्रश्न अपना आता है, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य तत्व हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? बताइए। 4 विकल्प आपके समक्ष, ध्यान से पढ़ें, मनन करें और सही जवाब देने का प्रयास करें और अपना मूल्यांकन करें।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आता है, मूल्यांकन की प्रकृति कैसी है? गुणात्मक है, परिमाणात्मक है, दोनों ही, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, मूल्यांकन की प्रकृति गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय अध्यापक को निम्नलिखित बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी ऐसी बात है जिसका अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय? बताइए कौन सी है? 4 विकल्प हैं। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, विधि अथवा साधन वैध होने चाहिए। अगला प्रश्न आता है, मूल्यांकन से संबंधित कथन है। मूल्यांकन से संबंधित कथन कौन सा है वो बताना है आपको। देखिए, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। और छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करने का साधन है, यह भी सही है। विषय वस्तु के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है, तो यह भी सही है। इसका मतलब विकल्प नंबर 4 अपना सही होगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न आता है, परीक्षा में छात्र द्वारा दिए गए उत्तरों को विभिन्न परीक्षकों के द्वारा जांचने पर प्राप्त अंकों में कोई अंतर नहीं आता, ऐसी परीक्षा क्या कहलाएगी? बताइए। जब छात्र परीक्षा देते हैं और उसकी उत्तर पुस्तिका को अनेक परीक्षकों के द्वारा चेक की जाती है, जांची जाती है, तब प्राप्तांकों में किसी प्रकार का हेरफेर नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ऐसी परीक्षा क्या कहलाएगी? तो इसका जवाब हो जाएगा विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मूल्यांकन द्वारा होता है, क्या होता है मूल्यांकन के द्वारा? मापन, मूल्य निर्धारण, ग्रेडिंग, या फिर ये सभी? बताइए क्या इसका जवाब होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ये सभी मूल्यांकन के द्वारा होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। आपको होता है ना, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किन से होता है? विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, अधिगम अनुभव से, या फिर उपरोक्त सभी स्तरों से? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी स्तरों से मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय दिया जाता है। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किसके माध्यम से दिया जाता है? परीक्षा से, मूल्यांकन से, मापन से, या फिर उक्त कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, मूल्यांकन से। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन संबंधी प्रमुख कथन कौन सा है? आपको बताना है 4 विकल्पों में से मूल्यांकन संबंधी प्रमुख कथन कौन सा है। विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न आता है, वह मूल्यांकन अच्छा कहलाता है जिसमें कैसे प्रश्न होने चाहिए जिससे कि मूल्यांकन अच्छा हो? बताइए चारों विकल्पों में से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए मूल्यांकन। ठीक है, वह मूल्यांकन अच्छा होता है जिसमें प्रश्न कैसे हो? वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक हो। अगला प्रश्न आता है, मूल्यांकन के प्रथम दशक यानी कि उद्भव काल में बुद्धि मापने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए क्या जवाब होना चाहिए।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइस और बीने, यानी कि विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न आता है, मूल्यांकन के तृतीय काल में यानी कि 1917 से लेकर के 1926 तक, इस काल में किन पर बल दिया गया था? मूल्यांकन के तृतीय काल में किन पर बल दिया गया था, बताइए। 4 विकल्प आपके समक्ष पड़ी है, जवाब देने का प्रयास करें और सही जवाब दें। प्रयास क्या करें, सही जवाब देना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, सांख्यिकीय प्रविधियों पर। अगला प्रश्न आता है, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यह किसने कहा है? मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक और किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यह किसने कहा? कथन देने वाले एक विचारक का नाम बताना है आपको। तो ये कथन दिया था दांडेकर ने, विकल्प नंबर 3 अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, ब्लूप्रिंट को दूसरा नाम क्या है? जो ब्लूप्रिंट है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ब्लूप्रिंट का अन्य नाम हो जाएगा विकल्प नंबर 2, आधार पत्र के नाम से भी ब्लूप्रिंट को जानते हैं। अगला प्रश्न आता है, मूल्यांकन के 2 पहलू शैक्षिक व सहशैक्षिक होते हैं। तो शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र तथा सहशैक्षिक में शामिल होते हैं। यानी कि मूल्यांकन के 2 पहलू होते हैं, एक तो शैक्षिक होते हैं और एक होता है सहशैक्षिक। तो आपको ये बताना है कि सहशैक्षिक में कौन कौन से पहलू शामिल होते हैं। जीवन कौशल, पाठ्यचर्या अभिवृत्तियाँ, मूल्य या फिर उपरोक्त सभी, बताइए। देखिए सहशैक्षिक में होता है उपयुक्त सभी, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न आता है, मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया कराना क्यों आवश्यक है? मूल्यांकन की प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया कराना किस लिए आवश्यक है, बताइए। देखिए सकारात्मक कार्यवाही के लिए भी ज़रूरी है, विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए भी ज़रूरी है फीडबैक मुहैया कराना, और सीखने के तरीके के लिए भी आवश्यक है। यानी कि विकल्प नंबर 4 अपना सही जवाब है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आता है, उद्देश्य निर्धारण मूल्यांकन का रिक्त स्थान चरण होता है। यानी कि उद्देश्य निर्धारण मूल्यांकन का कौन सा चरण होता है, आपको क्रम बताना है, कितने नंबर का चरण होता है। तो उद्देश्यों का निर्धारण करना मूल्यांकन का पहला चरण होता है। मूल्यांकन करते समय सबसे पहले अपने को उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। अगला प्रश्न आता है, प्रचलित परीक्षा जिसका आयोजन सत्र के अंत में होता है, मूल्यांकन के रिक्त स्थान गुण की अवहेलना करते हैं। यानी कि प्रचलित परीक्षा जिसका आयोजन सत्र के अंत में किया जाता है, मूल्यांकन के ऐसा कौन सा गुण है जिसकी अवहेलना करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा निरंतरता, क्योंकि वो सत्र के अंत में होता है और मूल्यांकन क्या होता है, एक निरंतर और सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये निरंतरता की अवहेलना करता है, विकल्प नंबर 1 अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है, मूल्यांकन में अध्यापक के साथ सहपाठी, कर्मचारी, अभिभावक आदि को भी सम्मिलित किए जाने पर यह एक कैसी प्रक्रिया बन जाती है, बताइए। तो अगर हम सहपाठी, कर्मचारी और अभिभावक इन सभी को मूल्यांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित कर लें तो यह एक सहकारी, विकल्प नंबर 1, यह एक सहकारी प्रक्रिया बन जाती है। अगला प्रश्न आता है, दूसरे शिक्षण संस्थान के परीक्षक रिक्त स्थान मूल्यांकन के लिए नियुक्त किए जाते हैं। दूसरे शिक्षण संस्थान के परीक्षक किस प्रकार के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किए जाते हैं? 4 विकल्प है आपके समक्ष, ध्यान से पढ़ें। तो इसका जवाब हो जाएगा बाहरी मूल्यांकन के लिए दूसरे शिक्षा संस्थान के परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, सत्रांत में किए जाने वाले मूल्यांकन को हम
किस नाम से पुकारते हैं या मूल्यांकन का रूप मानते हैं? सत्र के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है उस मूल्यांकन को हम किस मूल्यांकन का रूप मानते हैं, ये बताना है आपको 4 विकल्पों में से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, वो होता है एक संकलनात्मक मूल्यांकन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न आता है, मूल्यांकन में रिक्त स्थान पर बल दिया जाता है। मूल्यांकन में किस बात पर बल दिया जाता है, बताइए। देखिए, मूल्यांकन में मात्रा, गुण एवं मूल्य यानी कि विकल्प नंबर 4, इन सभी पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न आता है, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोगिक पक्ष के लिए, किस पक्ष के लिए, प्रायोगिक पक्ष के लिए रिक्त स्थान मूल्यांकन को महत्व दिया जाता है। यानी कि प्रायोगिक पक्ष के लिए किस मूल्यांकन को महत्व दिया जाता है, ये बताना है आपको। तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, निर्माणात्मक मूल्यांकन को प्रायोगिक पक्ष के लिए महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न आता है, मूल्यांकन के साधन हैं। कौन कौन से साधन हैं मूल्यांकन के? लिखित परीक्षाएं, साक्षात्कार, प्रश्नावली या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ये उपयुक्त सभी क्या है, मूल्यांकन के साधन हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि कौन सी है, ये बताना है आपको। तो मूल्यांकन की जो प्रमापीकृत विधि है वो हो जाएगी अपनी बुद्धि परीक्षण, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न आता है, डॉक्टर BS ब्लूम के मत के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है? शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से या फिर उपयुक्त सभी से। तो बताइए BS ब्लूम ने क्या दिए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी से। यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया BS ब्लूम के अनुसार उपयुक्त सभी से, यानी कि शिक्षण उद्देश्यों से, सीखने के अनुभव से और मूल्यांकन के साधन से, इन सभी से क्या है, संबंधित है। अगला प्रश्न लेते हैं, मूल्यांकन की प्रकृति है, कैसी है मूल्यांकन की प्रकृति? उपचारात्मक, निदानात्मक या फिर रचनात्मक? तो देखिए, मूल्यांकन की प्रकृति कैसी है, विकल्प नंबर 4, यानी कि उपचारात्मक भी है और निदानात्मक भी है। तो विकल्प नंबर 4 अपना सही जवाब है, 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया है, कैसी है मूल्यांकन प्रक्रिया? नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक अधिक, सकारात्मक कम या फिर नकारात्मक कम, सकारात्मक अधिक? बताइए। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2, सकारात्मक। मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है, सकारात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन है क्या है मूल्यांकन? केवल मात्रात्मक है, केवल गुणात्मक है या उपर्युक्त दोनों का सम्मिलित रूप है या फिर उक्त कोई नहीं? तो देखिए, मूल्यांकन क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक, इन दोनों का क्या है, सम्मिलित रूप है। तो विकल्प नंबर 3 अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज बनता है, कैसे बनता है मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज? विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और सही जवाब कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को लाइक भी करते चलें। साथ ही आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें क्या मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बहुत और भी मतलब वीडियो लेकर आते हैं। और इससे कोई अन्यथा अर्थ ना ले तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। और जो भी प्रतिभागी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो अवश्य शेयर करें। देखिए, इसका जवाब हो जाएगा, मूल्यांकन की प्रक्रिया त्रिभुज बनाता है, किस प्रकार का बनाता है? विकल्प नंबर 1, उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्नों को मूल्यांकन की दृष्टि से माना जाता है। जो निबंधात्मक प्रश्न है
उसको मूल्यांकन की दृष्टि से किस प्रकार का माना जाता है? 4 विकल्प हैं, बताइए। तो जो निबंधात्मक प्रश्न है वो क्या है? एक अनिवार्य बुराई है, यानी कि विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है? प्रभावित करता है, निर्देशित करता है, एक व दोनों, या फिर कोई प्रभाव नहीं डालता? बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए इसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, एक और दो दोनों। यानी कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो क्या करती है? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित भी करता है और निर्देशित भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन क्या है? बताइए। मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन क्या है? उपचारात्मक शिक्षण के बिंदुओं का पता लगाना, बालकों में व्यवहारगत परिवर्तनों की दिशा, प्रकृति व स्तर का पता लगाना, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना, या सिर्फ बालकों की उपलब्धियों का पता लगाना? देखिए, मूल्यांकन का जो प्रयोजन है वो हो जाएगा अपने बालकों में व्यवहारगत परिवर्तनों की दिशा और प्रकृति और स्तर का पता लगाना, यानी कि विकल्प नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां कौन सी हैं? ये बतानी है। 4 विकल्प हैं, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और सही जवाब कमेंट बॉक्स में दें। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां कौन सी हैं? निरीक्षण व साक्षात्कार विधि, पड़ताल सूची व प्रश्नावली, संचित अभिलेख से सामयिक जांच। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी विधियां क्या है? मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? यानी कि मूल्यांकन को त्रिकोणात्मक रूप के द्वारा, त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था, ये बताना है आपको। तो वो क्या था? B.S. ब्लूम ने। और त्रिकोण, वो त्रिकोण कौन से बताए थे? ज्ञानात्मक, भावात्मक, और तीसरा अपना हो जाएगा क्रियात्मक। तीसरा हो जाएगा अपने कौन सा? क्रियात्मक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन या उपागम को रिक्त स्थान ने प्रचलित करने के लिए प्रयास किया था? मूल्यांकन या उपागम को किसने प्रचलित करने के लिए प्रयास किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मूल्यांकन या उपागम को किसने किया था? विकल्प नंबर अपना हो जाएगा कौन सा? 2, ब्लूम ने। विकल्प नंबर 2 ब्लूम ने प्रचलित करने के लिए प्रयास किया था। साथ ही ये थे आज के अपने 50 प्रश्न। अगर इनमें से आपने 40 प्लस भी कर दिए तो ये मान के चलिए आपका मनोविज्ञान पर अच्छी पकड़ है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही क्लास, ऐसे ही वीडियो हमारे लिए और आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। और अपने साथियों के साथ इस चैनल की लिंक शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।